नमस्कार। मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 6 वसंत भाग 1 का दूसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है बचपन। इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। यह एक संस्मरण है। संस्मरण कहते हैं किसी व्यक्ति के जीवन की यादगार घटनाओं का वर्णन। इस संस्मरण में लेखिका ने अपने बचपन को नई पीढ़ी के बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया है। लेखिका ने अपने बचपन और नई पीढ़ी के बचपन की तुलना की है। लेखिका ने अपने बचपन की अनेक रोचक घटनाओं का वर्णन इस पाठ में किया है। लेखिका उस समय के यानी कि 1935 से 1940 के बीच के शिमला के गिरजा मैदान, मॉल की दुकानें, रिज, स्कैंडल पॉइंट आदि की विशेषताएं बता रही हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी कहते हैं 100 वर्षों का समूह। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी आदि। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में, दशक यानी 10 साल का समूह, जैसे 2001 से 2010, ये एक दशक हो गया, तो मैंने पिछले कुछ दशकों में यानी कुछ सालों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, धारी वाला यानी लाइनिंग वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, फ्रिल कहते हैं झालर को, तो फ्रॉक के नीचे गुलाबी रंग की झालर लगी हुई है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, प्याजी यानी प्याज के रंग का, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। स्टॉकिंग यानी लंबी जुराब, जो लेखिका को आज भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। उस समय घर वाले कहते थे कि ये छोटे मोटे काम बच्चे स्वयं किया करें। हम बच्चे इतवार की सुबह यानी रविवार की सुबह इसी में लगाते, यानी अपने मोजे धोते, और मोजे धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सरवर, यह उस व्यक्ति का नाम है जिससे लेखिका अपने बचपन की घटनाएं साझा कर रही हैं। तो कहती हैं, सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। आरामदेह यानी आरामदायक। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। क्यों? क्योंकि नए चमड़े के जूते सख्त होते थे और वो पैरों को काटते थे, जिससे छाले हो जाते थे। तो लेखिका कहती है, ज्यों ही हमें नए जूते मिलते तो हमारे पैरों के छालों का इलाज भी साथ में ही शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा यानी जूता लगने से जहां छाला होता तो रुई मोजे के अंदर ठीक वहीं पे रुई लगा लेते जहां जूता काट रहा होता। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका के बचपन में और नई पीढ़ी के बचपन में बहुत अंतर आ चुका है।
लेखिका कहती हैं, हर शनिचर को यानी हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल या कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही यानी शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखकर ही मितली होने लगती यानी उल्टी सी होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका को लगता है कि हमें यूं ही वो दवा पिलाते। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। दिलचस्पियां यानी रुचियां, इंटरेस्ट, वो बदल गया है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। पहले केवल कुल्फी मिलती थी और आजकल कुल्फी तो मिलती ही है, आइसक्रीम भी मिलने लग गई हैं। कचौड़ी, समोसा पेटीज में बदल गया। पहले केवल कचौड़ी, समोसा आदि ही मिलते थे, लेकिन आजकल पेटीज, पास्ता, हॉट डॉग आदि पता नहीं क्या क्या चीजें मिलने लग गई हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक, पेप्सी में बदल गए। पहले ये चीजें मिलती थी, शहतूत, फालसा, खसखस आदि, और आजकल कोक, पेप्सी आदि मिलने लग गई हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां यानी रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से यानी मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, यानी एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ते और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। जब वो ब्रेड लेने दुकान पर जाते तो उन्हें पेस्ट्री, चॉकलेट आदि की वहां मन भावन खुशबू आती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। साइड बोर्ड यानी दीवार से सटी टेबल या अलमीरा जिस पर बर्तन या खाने की चीजें रखी जाती हैं। तो लेखिका उसी साइड बोर्ड पर अपनी चॉकलेट टॉफी रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी। ये भी एक जंगली फल है। कसमल ये भी एक तरह का फल है। इन फलों के बारे में सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, इनका और क्या कहना। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते यानी छिड़कवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, यानी पूरा मैदान घूमते समय इस पुड़िया से चना जोर गरम खाते रहते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। चलते चलते चना पापड़ी खाते तो चाल में एक अलग ही लय आती। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। कमतर करके समझना यानी कम महत्वपूर्ण मानना। उन पर हंसते थे क्योंकि ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। शिमला के घोड़ों की बजाय लेखिका के ननिहाल के घोड़े ज्यादा अच्छे थे, इसलिए ये लोग शिमला के घोड़ों पर हंसते थे। उनकी बात फिर कभी, उन घोड़ों के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे।
शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। यानी शाम को देखते ही देखते अंधेरा हो जाता, पहाड़ दिखने बंद हो जाते और बत्तियां जल जाती। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, ओहो, लेखिका कितनी सारी बातें याद कर रही हैं। सर्वर, फिर उसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए लेखिका कहती हैं कि सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, यानी पूरा मॉडल बना हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कौन सी? शिमला कालका। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। उस मॉडल वाली दुकान के पास एक और दुकान थी जो लेखिका को हमेशा याद रहती है। क्यों? क्योंकि यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। और मैं डॉक्टर साहेब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहेब ने पूरा आश्वासन दिया था, विश्वास दिलाया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूं। क्यों? क्योंकि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने, यानी चाचा के बेटे ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। और एक शेर पढ़ा। क्या बोले? आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी, यानी चिढ़ गई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा, लेकिन जो पंक्तियां उसने बोली वो बुरी नहीं लगी। जब वह चाय पीकर चले गए, यानी चचेरा भाई जब चला गया, तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही और मन ही मन पंक्तियां दोहराने लगी। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, यानी लेखिका को अपने चचेरे भाई की बात सही भी लग रही है और नहीं भी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज यानी सरल, सहल यानी आसान और सुभीते यानी आसान लगने वाली हिमाचली टोपियां। लेखिका हैं कृष्णा सोबती। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। सबसे पहले संस्मरण से पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और जूते पॉलिश करके चमकाती थी। अगला प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? लेखिका कहती हैं कि उनके बचपन में घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे।
शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत अब कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उस समय की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है और कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। अगला प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। रात को लैंप की रोशनी में पढ़ाई करने से नजर कमजोर होने के कारण लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने के बाद लेखिका के चचेरे भाई उन्हें यह कहकर चिढ़ाते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अगला प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में चॉकलेट, पेस्ट्री, कुल्फी, चना जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण तथा काफल व चेस्टनट जैसे स्वादिष्ट फल मजा ले लेकर खाती थी। संस्मरण से आगे पहला प्रश्न है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखिए। दिनों दिन तकनीकी संसाधनों में हो रही उन्नति मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, विशेष रूप से कंप्यूटर, मोबाइल, ऑनलाइन गतिविधियां जैसे ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग आदि। इसके अतिरिक्त आधुनिक तेज गति वाली कार, स्पोर्ट्स बाइक, राफेल जैसे लड़ाकू विमान, मेट्रो ट्रेन, स्काई डाइविंग, स्केटिंग आदि भी मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। अगला प्रश्न है, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखिए। अपने बचपन की घटना विद्यार्थी स्वयं लिखें। आगे बढ़ते हैं, अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है, सन 1935 से लेकर 1940 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। लेखिका के बचपन का अधिकांश समय शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला इतना विकसित नहीं था, परंतु विकास कार्य होने लगे थे। वहां रेस्टोरेंट, मॉल, शोरूम आदि खुलने लगे थे। कुछ शोरूम में तो ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक मॉडल भी बने हुए थे। उस समय गिरजा मैदान, स्कैंडल पॉइंट, रिज व मॉल की दुकानों पर भी खूब चहल पहल रहती थी। अगला प्रश्न है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। लेखिका ने इस संस्मरण में अपने बचपन की बातें साझा की हैं, इसलिए सर्वर या तो कोई बालक रहा होगा जिसे लेखिका अपने बचपन की बातें कह रही हैं, या फिर लेखिका ने संकेत रूप में सर्वर नाम का प्रयोग किया होगा। आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात। पहला प्रश्न है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि। इसी तरह तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाओ, जैसे बदलना से बदलाव, चलना से चलन, चढ़ना से चढ़ाई, गूंजना से गूंज, खींचना से खींच आदि। अगला प्रश्न है, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा इसमें 4, कुछ और 1 लीटर इन शब्दों से संख्या या परिमाण का आभास होता है। क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण हैं, इसमें भी 4 दिन, इससे निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति, इससे अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है। परिमाण कहते हैं मात्रा या माप तोल, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। वाक्य हैं, मुझे 2 दर्जन केले दीजिए। इसमें विशेषण है 2 दर्जन, ये गिनने वाली चीजें हैं।
तो गिनने वाली चीजों के लिए जो विशेषण आएंगे उसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। और चूंकि संख्या निश्चित है इसलिए ये हुआ निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 किलो अनाज दे दो, इसमें विशेषण है 2 किलो। अब अनाज को गिना नहीं जा रहा, मापा या तोला जा रहा है, इसलिए ये होगा परिमाणवाचक विशेषण। यदि मात्रा निश्चित है तो यह हुआ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे आ रहे हैं, विशेषण है कुछ। अब बच्चों को गिना जा सकता है, इसलिए यह विशेषण है संख्यावाचक। लेकिन इन बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए हुआ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी लोग हंस रहे थे, विशेषण है सभी। चूंकि लोग गिने जा सकते हैं इसलिए यह है संख्यावाचक विशेषण, लेकिन इनकी संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, विशेषण है सुंदर, और ये है गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखिए। पहला है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो यहाँ अपने शब्द बचपन की विशेषता बता रहा है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। अगला है, हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं ये सभी सार्वनामिक विशेषण हैं। ये था पाठ बचपन। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।